कांसीराम जी ने कहा भाई ये मेरी अंडरवियर है, क्योंकि जब मेरी पैंट फटती है तुम लोग देख लेते हो, पैंट बनवा देते हो, और जब मेरी शर्ट फटती है तुम शर्ट खरीद के ले आते हो, लेकिन मेरी अंडरवियर आप लोग देख नहीं पाते, इसलिए उसको मैंने खुले में टांग दिया है, ताकि इसका कि विधायक से ज्यादा महत्वपूर्ण विचारक होता है, और जो विचारक होता है वो विधायक पैदा करता है। कहा जाता है कि बड़ी टफ है और बड़ा आसान है। कुछ लोग फेम के लिए आते हैं, कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, कुछ किस उद्देश्य के साथ कि आपके कहीं ना कहीं ओएसडी कहीं ना कहीं एक नौकरी के पद पर उसके बाद राजनीति में जो कदम रखता है। जिस समाज में विधायक पैदा हो जाते हैं, जिस समाज में लीडर पैदा होते हैं, जिस समाज में इंस्पेक्टर कलेक्टर डॉक्टर पैदा होते हैं, तो वो समाज निरंतर गति के साथ आगे बढ़ता है। या अचानक से इस बात को लेकर कितना जानकार थे आप, मुझे पता है कि मैं ओएसडी बनने वाला हूँ चंद दिनों में, या अचानक से भी वो फैसला आया और आपको पता चला मैं यार अब मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी। पहले देखिए, एक मुख्यमंत्री जी के ओएसडी थे आदरणीय मित्तल साहब, उनके साथ मैंने 2000 कौन से ऐसे प्रशासनिक कदम थे जिससे कहीं ना कहीं आप काफी हद तक प्रभावित थे? मुझे याद है कि हालांकि मानव कांसीराम जी की भाषणों में हमने सुना था नमस्कार, मैं विक्रम और आज हम अपने पॉडकास्ट में फिर से आपको एक खास शख्सियत से मिलाएंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती के ओएसडी रहे और मौजूदा समय में मिशन सुरक्षा परिषद के संस्थापक, भाजपा के कद्दावर नेता गंगाराम अंबेडकर आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। पॉडकास्ट में हम आपको लगातार उन शख्सियत की राजनीतिक यात्रा और उनके जीवन के बारे में बताते हैं। आज भी गंगाराम अंबेडकर जो कहीं ना कहीं पिछड़े, दलित, वंचित, शोषितों की आवाज बनकर मिशन सुरक्षा परिषद के माध्यम से काम कर रहे हैं। आइए अपने खास मेहमान गंगाराम अंबेडकर जी का स्वागत करते हैं और उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। गंगाराम जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले तो हमारे इस पॉडकास्ट के बारे में, उसके बाद अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत। आज यूपी जर्नलिस्ट लाइव न्यूज का मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय में, और मुझे खुशी है कि पहला ये पॉडकास्ट है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपके चैनल का हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ। कुदरत से कामना करता हूँ कि आज की ये शुरुआत निरंतर पूरे देश भर में ये आगे बढ़ता रहे, और मैं कुदरत से कामना करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी का भी आपको ये अवसर प्राप्त हो, ऐसी मैं कुदरत से कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति कहा जाता है कि बड़ी टफ है और बड़ा आसान है। कुछ लोग फेम के लिए आते हैं, कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, कुछ लोग सत्ता पाने के लिए आते हैं। किस उद्देश्य के साथ कि आपसे कहीं ना कहीं ओएसडी कहीं ना कहीं एक नौकरी के पद पर थे, उसके बाद राजनीतिक में जो कदम रखा आपने, क्या वजह रही, कौन सी बात खटक गई कि गंगाराम जी ने कहा कि नहीं मुझे राजनीति में उतरना है? देखिए, विधायक से जो ज्यादा बड़ा होता है वो विचारक होता है, क्योंकि विचारक हजारों विधायक पैदा कर देता है। हमने मानव कांसीराम जी से 1989 में प्रेरणा प्राप्त किया है। जब वो 1989 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा एवं विधानसभा के आम चुनाव चल रहे थे, तो उनकी एक जनसभा को हमने सुना। तो 22 फरवरी 1989 को मुझे याद है कि मानव कांसीराम जी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की जहानाबाद विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, जो इस देश के जो नालायक लोग हैं, कांसीराम उनको लायक बनाने के लिए निकला है। अगर ये नालायक लोग अपनी नालायकी को दूर कर लायकी स्वीकार कर ले, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि उनमें विधायकी पैदा हो जाएगी। और जिस समाज में विधायक पैदा हो जाते हैं, जिस समाज में लीडर पैदा होते हैं, जिस समाज में इंस्पेक्टर कलेक्टर डॉक्टर पैदा होते हैं, वो समाज निरंतर गति के साथ आगे बढ़ता है। हम लोगों ने रिजर्वेशन के माध्यम से सरकारी नौकरियों में इंस्पेक्टर कलेक्टर डॉक्टर बनाने का तो अभियान चला दिया है, लेकिन कलेक्टर इंस्पेक्टर डॉक्टर से काम लेने वाले जो लीडर है, जो वैचारिक सोच वाले लीडर है, उनका अभाव है। तो ऐसे में अगर हम लोग अपने वोट की ताकत को इकट्ठा करके और शोषित, वंचित समाज के बीच से लीडर निकाल करके और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करें, तो ये निश्चित है कि जिस समाज का राजा होता है वो समाज निरंतर ताजा होता है। प्रशासनिक अनुभव और मुख्यमंत्री के साथ जो काम का दृष्टिकोण रहा है,
तो बताइए उस ओएसडी के रूप में आपके दायित्व क्या थे और उस कार्य का अनुभव कैसा रहा है? हमें 2002 की सरकार में हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय आर्य मित्तल साहब के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की तीसरी सरकार थी। कैसे अधिकारियों से समानता और किस तरह उनके साथ व्यवहार करके कैसे उनसे काम लिया जाता है, कैसे उन्हें सरकारी योजनाओं को आगे क्रियान्वित कराने के लिए तैयार किया जाता है, कैसे समयबद्ध तरीके से उनसे काम के लिए प्रेरित किया जाता है। ये हमें 2002 की सरकार में ही अनुभव काफी कुछ हासिल किया था। और जब 2007 की बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के नेतृत्व में बनी, तो संयोग था कि मुझे उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के आशीर्वाद से चीफ मिनिस्टर का ओएसडी बनने का मौका मिला। और उसमें जो इस उत्तर प्रदेश के कोने कोने से शोषित, पीड़ित, सताए, पछाड़े, अन्याय ग्रसित लोग थे, जिनको न्याय की सख्त जरूरत थी, उनको न्याय प्रदान करने के लिए यानी मुख्यमंत्री जी का जो जनता दरबार की जो जिम्मेवारी थी, वो मेरे ऊपर बहन कुमारी मायावती जी ने रखने का काम किया। उससे हमें ज्यादातर जनता के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों के बीच संवाद स्थापित कराने का मौका मिला, जिससे काफी कुछ हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया। और ये ट्रेनिंग तो हमारी बहन मायावती जी के ही नेतृत्व में काफी कुछ पूरी हो चुकी है। जैसे पता था कि ओएसडी बनने वाले हैं या अचानक से पता चला? मतलब इस बात को लेकर कितना जानकार थे आप कि मुझे पता है कि मैं ओएसडी बनने वाला हूँ चंद दिनों में, या अचानक से ही वो फैसला आया और आपको पता चला मैं तो यार अब मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं है? पहले देखिए, एक मुख्यमंत्री जी के ओएसडी थे आदरणीय मित्तल साहब, उनके साथ मैंने 2002 की सरकार में ट्रेनिंग प्राप्त किया। तो मेरे मन में कहीं न कहीं ऐसा हुआ कि ये काम मैं भी ओएसडी बन सकता हूँ। तो उसी तरह की तैयारी, मेहनत और लगन से पैदा किया, लगन और जुनून के साथ पैदा किया कोई भी सपना होता है, तो निश्चित तौर से वो साकार हो जाता है। तो ये सपना तो हमने 2002 की सरकार में देखा था कि मुझे एक न एक दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ओएसडी बनना है। क्योंकि विधायक बनना आसान था, किसी विभाग का मिनिस्टर बनना आसान था, लेकिन ओएसडी बनना बड़ा टिपिकल काम था। ओएसडी वही बनता है जिसको मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र माना जाता है। तो हमने पहले बहन मायावती जी के दिलो दिमाग में विश्वास अर्जित करने का काम किया, जिसके कारण हमें ओएसडी बनने का मौका मिला। तत्कालीन सीएम बहन कुमारी मायावती जी के साथ जब आप निकटतम रहे या उनके साथ ओएसडी के रूप में काम कर रहे थे, तो कौन सा ऐसा निर्णय था, कौन से ऐसे प्रशासनिक कदम थे जिससे कहीं ना कहीं आप काफी हद तक प्रभावित हुए? मुझे याद है कि हालांकि मानव कांसीराम जी के भाषणों में हमने सुना था कि इस देश के अंदर तमाम करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं गाँव में सामंतवादी व्यवस्था का शिकार हैं, और जब वो गुंडागर्दी का शिकार हो जाते हैं, तो वहाँ से वो एरिया के थानेदार के पास न्याय पाने के लिए जाते हैं। लेकिन जब उसको एरिया का थानेदार न्याय नहीं देता है और सामंतवादी लोगों का उनके ऊपर शोषण बढ़ता जाता है, तो वो जिले के कप्तान के पास जाते हैं। लेकिन जब कप्तान के हाथ से भी उसको न्याय नहीं मिलता है, तो मजबूरी में गाँव से वो अपने एल्युमिनियम के बर्तन और नन्हे-मुन्ने बच्चों को काँख में दबाकर शहर की तरफ पलायन कर जाता है। जब शहर की तरफ जाता है, तो उसको शहर में अपना कोई ठिकाना नहीं होता है, तो नहर के किनारे, गंदे नालों के किनारे, नगर निगम की ज़मीनों पे अपना पन्नी वाला मकान बना करके वो अपना बच्चों का लालन-पालन शुरू करता है। ऐसे में जब उसका कोई ठिकाना नहीं होता, तो बरसात में पन्नी वाले मकानों में उसका परिवार जब जीवन यापन करता है। तो ऐसी परिस्थिति जब लखनऊ में हम लोग आए, तो एलडीए कुछ सरकारी मकान थे जिसमें एम्प्लॉइज रह करके हमने भी अपने स्टूडेंट लाइफ गुजारने का काम किया। तो मन में एक कसक थी कि अगर उन गरीबों, शोषितों, वंचितों को अपना मकान मिल जाए, तो उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार हो सकता है। तो मुझे याद है कि सेक्टर M1 के पास में माननीय बहन जी ने एक मानव कांसीराम आवास योजना के नाम से यहीं पर एक आधारशिला रखी थी। तो क्योंकि उस समय काफ़ी कुछ हम लोग बहन मायावती जी से अपनी बातें कह लेते थे। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर प्रत्येक शहर में, प्रत्येक टाउन में, प्रत्येक बड़े महानगर में, जो उस महानगर के पन्नी वाले मकान वाले लोग हैं, अगर उनके लिए सरकार अपना खुद का आशियाना बनाकर देने का काम करे, तो निश्चित तौर से उनके जीवन में एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा, एक नया विकास करने का रास्ता मिल सकता है। तो ऐसे में करीब उत्तर प्रदेश के सभी छोटे-बड़े शहरों में, महानगरों में, टाउन एरिया में कई लाख मकान मानव कांसीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के नाम से बनाए गए, और उनको मुफ्त में देने का काम बीएसपी की सरकार में किया गया। तो जिससे काफ़ी लोगों को, जो पन्नी वाले लोग थे, जो गाँव के शोषण के शिकार लोग थे, जिनको लोग तरह-तरह से कहीं देशी, कहीं रोहिंग्या के रूप में पुकारते थे, ऐसे लोगों को, जो यहीं के मूल निवासी लोग थे,
उनको मकान दिलाने में हमारी वो मनोभावना में काफी हम सफल हुए, जिससे हमें काफी आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश का सीएम या किसी भी प्रदेश का सीएम होना अपने आप में एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी चुनौती देखते हैं। कहीं ना कहीं वो चुनौती आपके साथ भी जुड़ी थी। तो कोई ऐसा निर्णय भी रहा जो संभालने में मुश्किलें आई कि ये फैसला तो गलत हो गया सरकार का, तत्कालीन जब आप ओएसडी रहे, और उसको कैसे संभाला गया? कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस इस तरह का रहा उस कार्यकाल में जिसको संभाला गया? उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही थी, तो मेरे दिमाग में है कि जो क्योंकि पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में जो बीपीएल सूची बनाई गई थी, उत्तर प्रदेश में करीब 95 लाख लोगों को बीपीएल सूची में स्थान मिला था। लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार में ज्यादातर जो अपात्र लोग थे, जिनके पास ट्रैक्टर थे और पक्के मकान थे, जो उस बीपीएल सूची के योग्य नहीं थे, ऐसे लोगों को प्रधानों का, जिला पंचायत सदस्यों का या सरकार का चहेता होने के कारण बीपीएल सूची में जो स्थान प्राप्त कर ले गए थे। तो मैंने उस समय माननीय बहन जी से निवेदन किया कि बहन जी, बीपीएल सूची बहुत गड़बड़ है। अगर बीपीएल सूची का पुनरीक्षण करा लिया जाए तो निश्चित तौर में जो पात्र लोग हैं उनको मौका मिलेगा, जो अपात्र लोग हैं इस सूची से बाहर हो सकते हैं। बहन जी ने एक कमेटी गठित की, ग्राम विकास आयुक्त और प्रमुख सचिव ग्राम विकास, और उस समय तत्काल मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे आदि लड्डू प्रसाद जी। तो उनके माध्यम से बीपीएल सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम चालू हुआ। लेकिन उसी में कुछ लोग जो नहीं चाहते थे कि बीपीएल सूची का पुनरीक्षण कार्य किया जाए, उन्होंने बहन जी को समझा दिया कि नहीं बहन जी, इसमें कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। तो शायद उसमें हमें भी डांट खाने को मौका मिल गया कि नहीं, ये गलत सुझाव था, गलत सजेशन था, जिसकी वजह से लोकसभा का चुनाव 2009 में सर पर है, और ये गलत सजेशन दे करके और पूरे प्रदेश में कुछ एक वर्ग के वोटों को नाराज किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने निवेदन किया कि बहन जी, कुछ लोग जो अपात्र हैं अगर वो नाराज हो जाएंगे, तो जिनको हम पात्रता की सूची में शामिल करेंगे वो तो हमारे खास हो जाएंगे। लेकिन शायद उस समय हमारे सामने एक अजीब स्थिति उत्पन्न हुई थी और काफी मन भी मायूस हुआ था, लेकिन हमारा वो फैसला अच्छा था। बहुजन और दलित चिंतक के रूप में लगातार आप आ रही हैं। बसपा से मिशन सुरक्षा परिषद संगठन की नींव रखी है, उसको संचालित कर रहे थे, कहीं ना कहीं पिछड़े दलित शोषित वंचितों को जोड़ने का काम कर रहे थे। क्या समय ऐसा आया कि मतलब विचारधारा को बदल दिया आपने और भारतीय जनता पार्टी, जिसे कहा जाता है कि राजनीति और सत्ता में जो संतुलन होता है, तो क्या मोटिव विचारधारा बदली है, ये पार्टी बदली है, या किन उद्देश्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, मिशन सुरक्षा परिषद का जो गठन था, इस देश के अंदर शोषित पीड़ित जो कई हजार जातियों में बिखरे हुए लोग हैं, उनको एक सूत्र में पिरोकर हम जाति को जमात और जमात को समाज में बदलना चाहते हैं। और ये प्रेरणा हमें इस देश में जो शोषित वंचित समाज में तमाम महापुरुष जन्म लिए हैं, जिसमें ज्योतिराव फूले से लेके और साहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब, पेरियार जी, नारायण गुरु और संत कबीर, संत रविदास जैसे तमाम महापुरुषों से प्रेरणा हमने प्राप्त किया है। तो हमको लगा कि कहीं सत्ता के भागम भाग में, कहीं सत्ता के ना रहने के बाद कहीं हम उन महापुरुषों को भूल न जाएं। इन महापुरुषों को याद करने के लिए हमें जो ये एक कुछ लोगों के चौखट तक महापुरुष सिमट रहे थे, तो इन महापुरुषों को विस्तृत करने के लिए हमने मिशन सुरक्षा परिषद बनाया था। और इसका फायदा भी कुछ लोग समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन मिशन सुरक्षा परिषद का काम है कि जब 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का लोकसभा में गठबंधन हुआ, तो शायद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उतना अध्ययन नहीं किए थे। लेकिन सपा बसपा गठबंधन टूटने के बाद जो 6 बार की टेबल डिस्कशन थी, हमने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में और बहुजन नायक बनने के बारे में कुछ सूत्र बताने का काम किया। तो मुझे लगता है कि जो आज लोहिया से पहले डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर समाजवादी पार्टी के पोस्टर में छपी है, तो मिशन सुरक्षा, जो बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी जो समाजवादी पार्टी के अंदर बनाई गई, तो मिशन सुरक्षा परिषद का काम है। आज जो भारत का संविधान अखिलेश यादव के हाथ में दिखाई दे रहा है, तो मिशन सुरक्षा परिषद का काम है। समाजवादी पार्टी को मूल मंत्र देने के बाद आप समाजवादी पार्टी में भी नहीं गए? अरे भाई, हम तो सुगंध फैलाने वाले लोग हैं, सुगंध फैलाते हैं। हमने अम्बेडकर सुगंध जो समाजवादी पार्टी में फैलाया, अब कहीं ऐसा ना लगे भारतीय जनता पार्टी उस चीज से अलग हो जाए। तो जब भारतीय जनता पार्टी में आए, तो भारतीय जनता पार्टी में अम्बेडकर का सुगंध फैलाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से लेकर के स्टेट ऑफिस तक बाबा साहब अम्बेडकर
यानी जो काम बहुजन समाज पार्टी पिछड़ के बूथ लेवल तक बाबा साहब की जयंती मनाने का अभियान, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का अभियान, उत्तर प्रदेश के अंदर 7,000 बाबा साहब की मूर्तियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धुलाई पुछाई करके श्रद्धा के साथ और उनको आत्मीयता के साथ बाबा साहब की जयंती मनाने का काम, हर सरकारी दफ्तर में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को कंपलसरी कराने का काम, और बीएसपी की हुकूमत बनाए गए स्मारक संग्रहालय के रंग रोगन और उनमें मेंटेनेंस और नया जीवन दान देने का काम मिशन सुरक्षा परिषद का काम है। सुगंध से कांग्रेस छूट गई है। क्योंकि नहीं देख, ऐसा है कि कांग्रेस तो पहले भी उसके इरादा कभी नहीं रहता था। जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे तो बाबा साहब अम्बेडकर के कदम कदम पर रोड़े अटकाने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उनको चुनाव लड़ाने, वो चुनाव हराने का काम, उनको संविधान सभा में न जाने देने का काम, उनको बॉम्बे प्रेसिडेंट में न जाने देने का काम, पूना पैक्ट से लेकर के कांग्रेसियों ने बाबा साहब अम्बेडकर के जीते जी उनके कदम कदम पर रोड़े डालने का काम किया। तब दुनिया में बाबा साहब नहीं है तो बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस कैसे सम्मान दे सकती है? तो कांग्रेस ने तो बाबू जगजीवन राम को भी धोखा देने का काम किया। वो बार बार ये कहते थे कि बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि बाबू जगजीवन राम को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। जैसे कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता था तो कहते बाबूजी फैसला करें कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है। तो बाबू जगजीवन राम के नाम पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस कभी बाबूजी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। और जब ये अंतरिम सरकार उत्तर भारत में बननी थी 1946 में, तो एक डेलीगेट्स बनाया गया। डेलीगेट्स में तय किया गया कि जो 17 लोगों का डेलीगेट्स तय करेगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो 17 लोगों में 2 अब्सेंट हो गए। 13 लोगों ने पंडित नेहरू को वोट दिया कि पंडित नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, और 12 लोगों ने सरदार पटेल को वोट दिया। तो 12 लोगों को सरदार पटेल को जब वोट दिया तो सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन नेहरू के कान में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई अगर नेहरू की बड़ी दिली तमन्ना कि वो एक जिन्ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन नेहरू को अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलते और देश का विभाजन हो जाएगा। सरदार पटेल ने कहा कि 548 रियासतों को मिलाकर हमने अखंड भारत बनाया है, भारत का विभाजन तो सरदार पटेल की लाश पर होगा। हमें प्रधानमंत्री का पद नहीं चाहिए, हमें एक अखंड भारत चाहिए। तो अखंड भारत के चक्कर में सरदार पटेल को भी कांग्रेस ने जो है प्रधानमंत्री नहीं बनाया। तो जगजीवन राम जी के साथ धोखा, सरदार पटेल के साथ भी धोखा, और कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी धोखा दिया। इस चुनाव में लोकसभा का हुआ था, मैंने देखा कि कांग्रेस बाबा साहब के संविधान को लेकर चल रही थी, उनकी विचारधारा पर चल। देखिए, जो संविधान की किताब राहुल गांधी जी के हाथ में दिखाई दे रही थी, तो उसमें केवल ऊपर का पेज संविधान लिखा था, अंदर उसके क्या था, उनका कार्यक्रम के नोटबुक रखते थे क्या थे। राहुल गांधी जी से पूछ लिया जाए कि संविधान में कितने पेज हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियां हैं, तो शायद राहुल गांधी जी ने भी पूरे भारतीय संविधान का अध्ययन नहीं किया। अगर भारतीय संविधान का अध्ययन उनके पुरखों ने कर लिया होता है तो देश में जो गरीबी हटाओ के नाम पर कांग्रेस ने लगातार वादा करके नारा दिया, हमारे लोगों को गरीब बनाने का काम किया। आजादी के बाद इस बात का सबूत है कि भारत का संविधान लागू होने के बाद भी सबसे ज्यादा संविधान को कमजोर करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। अपने पूरे 55 साल की हुकूमत में 88 बार कांग्रेस ने संशोधन किया, और यहाँ तक कि इमरजेंसी के दौरान तो कांग्रेस ने संविधान को ही पूरा नेस्तनाबूद करने का काम किया। इसका मतलब ये मान के चले गए राम जी कि आज जो कानूनों में संशोधन हो रहा है, इससे पूर्व में भी कई संशोधन बड़े हो चुके। मोदी सरकार ने केवल अभी तक 8 संशोधन किए, 11 साल के कार्यकाल में 8 संशोधन हुए हैं, और जो संशोधन हुए वो जन कल्याणकारी संशोधन हुए हैं। चाहे वो महिलाओं को रिजर्वेशन देने का मामला हो, चाहे धारा 370 का हटाने का मामला हो, चाहे बांग्लादेश के कुछ देशों को भारत में शामिल कराने का मामला हो, और चाहे वो बैकवर्ड कमीशन को भारत में लागू कराने का मामला हो। सर, आज सत्ता पक्ष में है, मैंने देखा है बाहर जो दबाव होता है राजनीतिक जिम्मेदारी, किस तरह से देखते हैं, किस प्रकार का दबाव झेल रहे हैं राजनीति में, और किस प्रकार की नई जिम्मेदारियां मिली स्वतंत्र से, कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ अलग कर पाएंगे। नहीं, दबाव नहीं, हमें तो स्वतंत्रता महसूस होती है, क्योंकि जिस विचारधारा को लेकर के हम लोगों ने मिशन सुरक्षा परिषद बनाने का काम किया, वही माहौल, वही हालात वहां पैदा करके हमने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पूरा बताने का काम मंच भारतीय जनता पार्टी का मिला और सोच बाबा साहब अम्बेडकर की मिली। तो जो हमने जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यक्रम लगाने का काम किया, तो हमको दबाव नहीं, हमें तो वो स्वतंत्रता मिली कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के समाज के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपर कास्ट के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए क्या काम किया है, इसको आपको विस्तार से बताना है।
तो हर जिले में करीब 40 से 45 मिनट तक हम बाबा साहब अम्बेडकर के उन कामों को बताने का काम करते हैं। तो हमें तो कोई दबाव नहीं है, सर, हम मानसिक रूप से स्वतंत्रता महसूस कर रहे अच्छा, हैं। पहले सर, मैंने देखा कि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी। आज आज आपके मुताबिक क्या लगता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई या बेरोजगारी है या खत्म? देखिए ऐसा है कि विचारधारा के आधार पर, क्योंकि ये जब से देश आजाद हुआ है और आगे तक महंगाई और बेरोजगारी, क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो ये समस्याएं तो निरंतर किसी भी सरकार के सामने बनी रहेगी। लेकिन सरकार की नीतियां निर्धारित करती हैं कि कितने हद तक। अब जैसे कि इन्वेस्टर समिट का जो कार्यक्रम है, इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश की या देश की धरती पर आमंत्रित किया जाए, ज्यादा ज्यादा कल कारखाने डाले जाएं, उसमें जो बेरोजगार हैं, टैलेंट योग्य युवा नौजवान हैं, उनको ज्यादा ज्यादा रोजगार दिया जाए और बेरोजगारी समाप्त किया जाए। क्योंकि नौकरियां सीमित है, जनसंख्या बड़ी तेजी से जिस तरह से बढ़ रही है, तो सारे सारे रोजगार पढ़े लिखे लोगों को तो रोजगार देना बड़ा टिपिकल काम है, लेकिन अवसर पैदा करना पड़ेगा। और सरकार ने अवसर पैदा करने का काम किया है कि ज्यादा से ज्यादा कल कारखाने, ज्यादा ज्यादा उद्योग स्थापित करके प्रदेश के तमाम बेरोजगार लोगों को जो पलायन करके सूरत, गुजरात, बॉम्बे भाग रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश में ही अच्छा सर, रोजगार देने का कानून प्रयास व्यवस्था की बात करें तो जब से आप राजनीति में, कि सरकार में कानून व्यवस्था को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त या टाइट देखा और लगा कि अधिकारी डरता है। अगर कोई वहां पहुंच गया जनता दर्शन में या मुख्यमंत्री के दरबार, उसकी तो नौकरी गई। आज लगता है कि वो सिचुएशन है, या लगता है आज तो उससे बदतर हालात हो गए कि लोग थाने पे नहीं सुनवाई, कमिश्नर नहीं सुन रहा है, डीजीपी के पास तक जाते हैं, फिर जनता दरबार जाते हैं, और जनता दरबार जाने के बाद महीनों चक्कर में। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 4 बार की हुकूमत में माननीय बहन जी ने प्रशासन और गुंडे माफियाओं को ये बताने का काम किया कि मुख्यमंत्री का पद क्या होता है। मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से सख्त कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया, तो उसकी नजीर है। और मुझे लगता है कि आदमी बहन जी के बाद उत्तर प्रदेश में श्री कल्याण सिंह जी ने काफी हद तक कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया। इसके बाद मौजूदा जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो जिस तरह से गुंडे माफियाओं के अंदर, अपराधियों के अंदर भय पैदा करने का काम किया है, उनके जो बुलडोजर के खौफ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल पैदा किया है, तो बहन मायावती जी और कल्याण सिंह जी के शासन के 4 कदम आगे वो शायद निकल चुके हैं। इसलिए क्योंकि अब एक बार अपराधी अपराध करने के बारे में कई बार सोचता है, और जो कानूनी तरीके से जिस तरह से पुलिस को छूट दी गई है कि गुंडा माफिया अपराधी अगर अपराध करके भागता है, वो पाताल लोक में भी छुप के चला जाए, तो पुलिस उनको ढूंढ करके शिकंजों के अंदर, शिकंजे के में कसने का काम करती है, उसको जेल भेजने का काम करती है। जो पुलिस से टकराने का काम करता है उसको इनकाउंटर करने का काम करती है। या उत्तर प्रदेश में इस तरह का कानून का भय है कि गुंडे माफिया यूपी की सीमा छोड़कर नेपाल एवं बिहार भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त ये नजर सर, आ रही है। ये लगता है कि आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेल खा रही है। देखिए ऐसा है कि अगर हमारी विचारधारा को कोई स्वीकार कर लेता है, जी, क्योंकि हम लोग फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर से जो हमारी विचारधारा को कोई स्वीकार कर लेता है तो हमें मेल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब की अभी हाल ही में आपने सुना होगा, एक फिल्म आई है फूले। फूले एक फिल्म भी आई है, जिसका विरोध देखा होगा सोशल मीडिया पर, कई वीडियो वायरल होगा। क्या लगता है समाज में इन महापुरुषों के बारे में बताने और दिखाने की जरूरत है आज भी कि नहीं? देखिए ऐसा है और कि उसको अगर दिखाने से कोई रोक रहा है तो संकुचित सोच के लोगों ने जब जब कोई फिल्म आई है तो उस पर प्रतिशोध करने का काम किया है। जी, लेकिन क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल वैचारिक जो सोच रखने वाला जो हुकूमत होती है, उसको जरूर लागू करती है। जबकि सीरियल एक महानायक के रूप में आया था, कुछ लोगों ने महानायक का विरोध भीमराव किया, अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर आधारित जो महानायक सीरियल है उसका विरोध किया। लेकिन मोदी सरकार ने खुलेआम उसको महानायक को आज सीरियल चलवाने का काम किया। फूले फिल्म पर भी कुछ संकुचित सोच के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के साथ केंद्र की सरकार ने उसको अनुमति दी है, वो सिनेमा हॉलों में चल रही है, लोग देख रहे हैं। तो संकुचित सोच वाले लोग तो जरा जरा सी बात में वो जो इस तरह का प्रतिशोध करते हैं, तो पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, उनके प्रतिशोध करने का कोई आसिफ नहीं। सब राजनीति का एक अच्छा तजुर्बा है, युवा आज राजनीति में। क्या लगता है एक अच्छे राजनेता और अच्छे प्रशासक में बड़ा अंतर क्या होता है? सबसे बड़ा अंतर देखिए।
जो काम है वो शासन चलाना है, और जो राजनीतिक काम होता है वो शासक को चलाना होता है। क्योंकि जब राजनेता सत्ता पे होता है तो जितना ब्यूरोक्रेट है उसके अधीन काम करता है, और जो राजनेता होता है बहुआयामी होता है। प्रशासक जो होता है एक क्षेत्र होता है, कोई मेडिकल से संबंधित है तो मेडिकल की जानकारी है, अगर वो राजस्व से संबंधित राजस्व की जानकारी है, अगर उसको ग्राम विकास से संबंधित ग्राम विकास की जानकारी है। क्योंकि जो लीडर होता है वो बहुआयामी उसको बहुत जानकारी होती है। किसी भी विभाग को, किसी लीडर को, राजनेता को मिलता है तो उसी विभाग को सुचारू रूप से चलाना शुरू कर देता है। तो प्रशासन और जो राजनेता का चोली दामन का साथ है, एक के बगैर दूसरा अधूरा है और दूसरे के बगैर दूसरा अधूरा है। तो इसलिए प्रशासन और जो राजनेता है, शासक और राजनेता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसके बगैर सरकार चलाना और शासन चलाना बेमानी है। तो इसलिए प्रशासक और राजनेता का तारतम्य होना ही बेहतर सरकार का प्रदर्शन करता है। सिर्फ कौन सी सरकारी योजना या नीति रही है जिसे लागू कराने में तत्कालीन सरकार में जब आप ओएसडी रहे तो सीधी आपकी भागीदारी रही? एक तो पहले मैंने आपको बताया कि बीपीएल बीपीएल सूची, जी। दूसरा बाबा साहेब मानव कांसीराम जी के नाम पर शहरी गरीब आवास योजना, तीसरा मुझे एक याद है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक केंद्र बन रहा था, सामाजिक परिवर्तन केंद्र बन रहा था, उस समय जहाँ पर 10-90 चौराहा बना हुआ है, तो इस 10-90 गोमती बंदे के इस तरफ कुछ भूमाफियाओं का कब्जा था। और भूमाफिया वो शासन से जुड़े हुए एक वरिष्ठ अधिकारी के बहुत खास हुआ करते थे। तो उसकी फाइल जब मेरे पास आई तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का काम किया कि इसमें कुछ भूमाफियाओं ने इन जमीनों पर कब्जा कर रखा है, और वो ज्यादातर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की जमीनें हैं जिनको औने पौने दाम दे करके वो सब बेच की जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो शायद उस समय माननीय बहन जी थोड़ा सा नाराज हुए, लेकिन जब उसकी जांच कराए तो निश्चित हमारी बात में सच्चाई थी। फिर वो भूमाफियाओं से वो जमीन खाली कराई गई, और जिसको लेकर के गोमती के बंदे से इस तरफ जितना बेहतरीन 10-90 चौराहा और ये सब बना हुआ है, तो मुझे याद है कि वो मेरे ही प्रयास से वो काम किया गया, जो आज लखनऊ की शान शौकत है और लखनऊ में घूमने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण है। देखते हैं सर, तीन बिंदु अहम है किसी भी राजनीति में। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो इन्हीं की बात है, युवा, किसान, इनके लिए जब आप रहे हैं तो इस तरह का कदम उठाया गया है जो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बड़ा काम कर रहा हो, महिलाओं के लिए रहा हो, सब। देखिए, किसान को अगर अपने खेती में उत्पादित वस्तु का उचित दाम मिल जाए, एमएसपी उसको सही तरीके से मिल जाए, उसको बेचने के लिए अगर सुचारू बैठने के लिए मंडियों का जो है स्थान मिल जाए, तो मुझे लगता है कि उसकी आय दूनी होने लगती है। हम लोगों ने जो प्रयास किया था कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो नवीन कृषि मंडी स्थल के रूप में जो आपको दिखा, वो किसानों के लिए बड़ा एक तोहफा था, जहाँ पर बिचौलियों से वंचित रख करके और किसान को डायरेक्ट अपना सामान बेचने का अधिकार मिला। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नलकूप योजना के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में 7,000 से ज्यादा ट्यूबवेल स्थापित किए गए, जी। वो भी जमीन को सिंचित करके जो ऊसर भूमि जी थी उसको कृषि योग्य बनाया गया। प्रति भूमि सुधार योजना के माध्यम से किसानों को काफी उनकी जमीनों को उपजाऊ बनाई गई। इसके अलावा जो महिलाओं के आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी उनकी सामाजिक सुरक्षा, तो उनके ऊपर उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार जिस तरह बढ़ रहे थे, तो उस समय ये पूरी तरह से कि महिलाओं पर उत्पीड़न कैसे रोका जाए, महिलाओं को न्याय कैसे मिले, महिलाओं को वो कानून के द्वारा कानून के राज का खुला वातावरण कैसे मिले, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया था। युवाओं के लिए समान भर्तियों से रोक हटाई गई थी, और तमाम बैकलॉग भर्तियों से को अभियान चलाकर भरने का काम किया गया था। जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जो 8वीं 5वीं पढ़े थे, तो उत्तर प्रदेश में 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी निकाल करके कम पढ़े लिखे लोगों को भी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती किया गया था। तो युवाओं के सामने भी काफी अच्छा माहौल वातावरण पैदा करने का प्रयास किया गया था। आज भी युवाओं के लिए हम लोग काफी चिंतित रहते हैं, और युवाओं से कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि किताबी ज्ञान अलग दीगर बात है, लेकिन जो सामाजिक ज्ञान होता है उसमें जीवन में आगे जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तमाम रास्ते दिखाई देते हैं।
किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान हासिल अच्छा करना सर, बहुत आज हर युवा राजनीति करना चाहता है, उसको लगता है कि बेहतर भविष्य है और कहीं ना कहीं राजनीति में आने के बाद एक ताकत मिलती है, जिससे वो जो सपने हैं या क्षेत्र में जो भी काम करना चाहता है वो कर पाता है। तो राजनीति में आने की प्रेरणा आपकी क्या रही है सर, और युवाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे पूरे खानदान में तो कभी कोई वार्ड मेंबर का इलेक्शन में नहीं लड़ा था। और हम जब 8वीं 9वीं में पढ़ गए थे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा था। उस समय मानव कांसीराम जी की एक जनसभा में हम लोग शामिल हो गए थे। उस समय कांसीराम जी ने कहा था कि इस देश के जो कमजोर लोग हैं, अगर अपनी वोट की ताकत को संजो लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो पंच से लेकर प्रधान और प्रधानमंत्री तक इस देश में बन सकते हैं। तो उस समय हमने देखा था कि साइकिल से पैदल चल करके लोग भूखे प्यासे रह करके राजनीति कर रहे थे। तो हमें भी लगा कि ऐसे अवसर में जब ये लोग काम कर सकते हैं तो हम लोग भी राजनीति करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उसका नतीजा था कि हम लोग भी संसाधन के अभाव में भी झंडे उठा करके, झंडे बनाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो ओमेगा एक नील की टेबलेट आती थी, उसको घोर करके और उसमें कपड़ा सफेद नीला बना करके उसमें चूने से हाथी बना करके ऐसे संसाधन अभाव ग्रस्त मतलब होने के बाद भी हम लोगों ने राजनीति किसी तरह का बैकअप, किसी तरह का कोई सपोर्ट कोई नहीं, कोई बैकअप स्वयं नहीं से था। ये सब चीजें बनानी है। कोई बैकअप नहीं था, लेकिन प्रेरणा थी। मानो कांसीराम जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब बाबा साहब अम्बेडकर तमाम आर्थिक अभाव में जब ऊंचाइयों तक पहुंच सकते थे, मानो कांसीराम जी जब उनके पास साइकिल का पंचर बनवाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, उनकी तमाम कहानियां जो हम लोग सुनते थे, उनके बारे में जो सुनते थे कि मानो कांसीराम जी एक जगह किसी होटल में रुके थे, तो उन्होंने अपनी फटी हुई अंडरवियर को सामने वाले एक तार में टांग दिया। तो कुछ वहां के कार्यकर्ताएं देखा कि ये किसने मजाक किया है कि फटी हुई अंडरवियर जो है ये उनके दरवाजे के सामने टांग दिया। तो कांसीराम जी ने कहा, भाई ये मेरी अंडरवियर है, क्योंकि जब मेरी पैंट फटती है तुम लोग देख लेते हो, पैंट बनवा देते हो, और जब मेरी शर्ट फटती है तब शर्ट खरीद के ले आते हो, लेकिन मेरी अंडरवियर आप लोग देख नहीं पाते, इसलिए उसको मैंने खुले में टांग दिया है ताकि इसका भी इंतजाम हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे महापुरुषों ने इस तरह का जीवन में अभावग्रस्त होकर के राजनीति करके सफल हुए, तो हमें लगा कि हम भी सफल हो सकते हैं और निरंतर काम करते जिद एवं जुनून के साथ अच्छा सर, हम आगे बढ़े। आखिरी सवाल हम लेते हैं, अपने आप या अपने भविष्य को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, संगठन में रहकर, संगठन को चलाकर, या जनप्रतिनिधि बनकर? अभी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान का कार्यक्रम था। उसमें मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें भेजने का काम किया। तो मैं देख रहा था कि मंच पर 2 वक्ता थे, 2 ही वक्ताओं को बोलने का ही अलाउ था। तो एक तो वो वरिष्ठ कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी से मिनिस्टर, या अब एक जगह तो डिप्टी सीएम साहब थे। तो 2 लोग बोल रहे थे, बाकी उस जिले के विधायक, सांसद और पूर्व मंत्री रहे लोग जो है बैठ कर सुन रहे थे। तो मुझे लगा कि विधायक से ज्यादा महत्वपूर्ण विचारक होता है, और जो विचारक होता है वो विधायक पैदा करता है। तो ऐसे में मुझे लगा कि राजनीति में विधायक बनना जरूरी नहीं है। अगर विचारक आप बनते हैं, विचारधारा को स्थापित करते हैं, किंग बनने से ज्यादा किंग मेकर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम विचारधारा को मजबूत करके आगे बढ़ते हैं तो केवल हम ही विधायक नहीं, बहुत लोगों को विधायक बनने का रास्ता साफ हो सकता है। और ऐसी हमारी कोशिश है कि हमारा विधायक बनना पर्याप्त नहीं, अगर लेकिन हमारी सोच, हमारे प्रयास से अगर तमाम विधायक समाज से निकलने लगे हैं तो फिर हम महाविधायक हो सकते हैं। इसलिए महाविधायक बनने की तमन्ना है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके, लेकिन आज एक देश में दर्द, शायद वो दर्द हम सभी महसूस कर रहे हैं जो हमारे देश में आतंकी हमले, इस पर शब्द अगर कुछ कहना चाहेंगे तो क्या? देखिए, 22 अप्रैल को जिस तरह जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बसयान घाटी में हमारे देश के तमाम जो पर्यटक जो सुकून तलाशने के लिए कश्मीर घाटी गए थे, उनको निहत्थे लोगों के ऊपर जिस तरह से कायराना हरकत की गई, पूरा देश स्तब्ध रह गया। और इस तरह की कायराना हरकत करने वाले जो पाक पोषित आतंकवादियों ने उसकी जिम्मेदारी लेने का काम किया है, निश्चित तौर से वो हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को ललकारने का काम किया है। और जिस तरह से पाकिस्तान कंगाली की कगार पर रह करके और इस तरह की कायराना हरकत अपने आतंकवादियों से कराने का काम किया है, बहुत ही निंदनीय है। और जितनी भी निंदा की जाए कम है। और हमें देश की सरकार पर पूरा यकीन है
जिस तरह से केंद्र की सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है, हमारी सेना पर अपना पूरा यकीन है, हमारी सेना की बहादुरी पर पूरा यकीन है कि कोई भी आतंकवादी बचेगा नहीं, उसको पाताल लोक से ढूंढ ढूंढ करके मारा जाएगा। वो चाहे कराची में छुपा हो या पाकिस्तान की कोख में छुपा हो, उसको भारत सरकार निकाल कर लाएगी। और जो हमारे 28 लोगों ने जिनकी जान ली है, तो कई लाख लोगों को वो आत्मसंतुष्टि होगी जब उन आतंकवादियों का खात्मा होगा। ऐसे में जो आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों की जान गई है, उनके लिए मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, और दुखी परिवार को साहस बढ़ाने के लिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके जो भाई बहन बेटा बेटी जो शहीद हुए हैं, तो जरूर देश उसका बदला लेगा और उनकी चेतना को शांति प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे खास मेहमान गंगाराम अंबेडकर जी, मायावती जी के ओएसडी रहे हैं, प्रशासनिक अमले को भी अच्छे से संभाला है। कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम इनके कार्यकाल में भी लिए। आज मिशन सुरक्षा परिषद के माध्यम से पिछड़े दलित शोषित वंचितों की आवाज बनते हैं। मौजूदा समय में सत्ताधारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक सांसद नहीं बनना, यानी कि किंग नहीं बनना है, किंग मेकर बनना है, ताकि अपनी विचारधारा को लोगों तक और जन जन तक पहुंचा सके। उम्मीद है हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा होगा, तो हमारे सेगमेंट पर अपने कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। हम सभी को पहलगाम में हुए घटना से दर्द है और आज हमारा देश उस दर्द से जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को चेता भी रहा है और उन्हें चेतावनी भी दे चुका है कि आतंकियों को जगह से ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए। हमारी सेना इस मामले को लेकर काफी एक्टिव है। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट का अंत करते हैं और लगातार हम अपने पॉडकास्ट में अलग अलग खास शख्सियतों से आपको मिलाते रहेंगे। नमस्कार।